लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे फैंग और उसकी टीम ने मिलकर दुश्मनों को हरा दिया था, जिसके बाद सरीना और प्रिंसिपल अपनी बेटी का बदला लेने में हेल्प करने के लिए प्रिंसिपल को थैंक्स बोलने लगते हैं। अब हम देखते हैं फैंग उन लोगों की लिस्ट को देख रहा था जो लोग बैटल फील्ड में मारे जा चुके थे। ये सब देखकर वो काफी ज्यादा उदास होने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है मोटे के नाम पर। ये देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और खुद को ब्लेम करते हुए कहता है अगर वो इस बैटल फील्ड में नहीं आया होता तो अब तक जिंदा होता। ये सब मेरे कारण से हुआ है। ये देखकर जी उसे हौसला देते हुए कहती है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। वॉर में लाइफ तो कुर्बान होते हैं, बिना किसी कुर्बानी के सफलता कहाँ मिलती है। सबको पता है वॉर में कुछ लोग मारे जाएंगे, फिर भी हम सब वॉर करते हैं। एक तरीके से हम इंसानियत को बचाने के लिए गैम्बलिंग कर रही है। ये सुनकर फैंग बोलता है मुझे पता नहीं था तुम इतनी ज्यादा बोलती हो और मुझे डर है कि एक दिन तुम भी मारी जाओगी। ये सुनकर जी स्माइल करते हुए कहती है मार्शल आर्टिस्ट डरने से नहीं डरते हैं, मैं कैटाकॉम्ब में मारी जाऊंगी। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। उसके बाद जी बैटल फील्ड को क्लीन करने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आते हुए कहते हैं तुम ये सब पहली बार देख रहे हो ना। जिस पे फैंग पूछता है टीचर क्या मैं बहुत ज्यादा नाजुक हूँ। जी ने सही कहा था, मुझे अब डिप्रेस नहीं होना चाहिए बल्कि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के बारे में सोचना चाहिए। अब मैं और ज्यादा सैड नहीं हो सकता हूँ। अब टाइम आ चुका है स्कोर को सेटल करने का। इस बार हमने 800 करोड़ हार्वेस्ट किया है, अब मुझे अपना शेयर चाहिए, मतलब 20%, जो कि लगभग 106 करोड़ होता है। मैं सोच रहा हूँ एक बड़ा सा घर बनाने का जिसके टॉप पर एनर्जी क्रिस्टल लगा होगा। मैं वहाँ पर सोऊंगा, खाऊंगा और पीऊंगा, सब कुछ वहीं पे करूंगा अपने बड़े से घर में। और हाँ, माइन का हिस्सा भी अभी बचा हुआ है, वो भी मेरे पास पहुंच जाना चाहिए। और हाँ, अभी ट्री के कॉप्स का भी हिस्सा बचा हुआ है, वो भी काउंट होगा ना। उसके बाद वो डेप्थ के नाम पर प्रिंसिपल को डराने लगता है और प्रिंसिपल उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर भी जाते हैं। उसके बाद सभी लोग आकर अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगते हैं। फिर डीन फैंग से कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रिंसिपल जल्द ही नॉर्थन स्पेयर किंग के बराबरी में पहुंच जाएंगे। ये सुनकर फैंग शॉक्ड होते हुए कहता है नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। प्रिंसिपल ने तो अभी रैंक 9 में ब्रेक थ्रू किया है। जिस पे डीन कहते हैं अगर हम डिवाइन वेपन को ऐड कर दे तो वो बहुत ही आगे पहुंच जाएंगे। उसके बाद डीन फैंग को मारते हुए कहते हैं अब से तुम्हें इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए कि तुम अकेले ही जाके लॉर्ड से फाइट करो और उनके एरिया में घुसकर एनर्जी को चुराने का ट्राई करो। जिस पे फैंग कहता है अगली बार से मुझे जियाओ नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। ये सुनकर डीन कहते हैं उसके ग्रैंडफादर लाइफ किंग है और वो जल्द ही किंग बनने वाला है। जियाओ भी रैंक 7 पे पहुंच चुकी है, इसी कारण से मैं कह रहा हूँ अगली बार जब वो तुम्हें देखे तो तुम उसके करीब जाने का ट्राई भी मत करना और वहां से भाग जाना। जिस पे फैंग मुंह बनाते हुए कहता है मैं तो अब रैंक 8 को आसानी से मार सकता हूँ, भला मैं उसे क्यों डरूं। जिस पे डीन उसे समझाते हैं उसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी कारण से तुम्हें संभल के रहना पड़ेगा। अब हम देखते हैं 3 दिन के मेहनत के बाद वो सभी मिलकर कैटाकॉम्ब के माइन और डेड बॉडीज को कलेक्ट कर चुके थे, जिस कारण से सभी लोग बहुत ही खुश दिख रहे थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हान को देखते हैं जो कि लिंक से पूछता है क्या हम माओ के लेवल तक पहुंच जाएंगे। जिस पे लिंक कहती है फैंग को देखो कितने कम टाइम में वो इतना आगे बढ़ चुका है। जिस पे हान कहता है सही कह रही हो, अभी तो फैंग अकेले ही दुश्मन के ग्रुप को खत्म करने का दम रखता है। सॉन्ग और बाकी के लोग भी बहुत ज्यादा मेहनत करके हमसे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मुझे नहीं लगता हम उनके करीब इतनी जल्दी पहुंच भी सकते हैं। हमें टाइम और मेहनत दोनों ही लगने वाला है उनके लेवल तक पहुंचने के लिए। अब हम देखते हैं कैटाकॉम्ब में जितने भी लोग और टीचर मारे गए थे उनका एनर्जी एक रिवर टाइप में फ्लो कर रहा था। ये देखकर केन खुश होते हुए आगे बढ़ता है और स्टोन चुराने का ट्राई करता है, मगर फैंग के हाथ इतने लंबे होते हैं कि वो किन की इस हरकत को पकड़ लेता है। फिर सॉन्ग, जैंग और फैंग मिलकर किन को कुत्ते की तरह मारना शुरू कर देते हैं, उसे मार मार के उसके सिर पर गोला बना देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं माऊ और बाकी सभी स्टूडेंट अब अर्थ पर वापस आ चुके हैं। सबसे पहले वो सभी इन लोगों का फ्यूनरल करते हैं जो कैटाकॉम्ब में मारे जा चुके थे। उसके बाद फैंग ओल्ड मैन के प्रेजेंस में प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। उसके बाद फैंग सीधा पहुंचता है मिनिस्टर के पास अपना हिस्सा लेने के लिए और हिस्सा मिलते ही फैंग वैसा ही करता है जैसा उसने कहा था। वो एक बड़ा सा टावर टाइप का बिल्डिंग बनाता है और उसमें हर तरफ एनर्जी स्टोन्स लगवा देता है। इसके बाद भी फैंग के पास 2.5 ट्रिलियन
मिलियन बचा हुआ था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए जा रहा था। तभी वहाँ पर जी आते हुए फैंग को कांग्रेट्स बोलती है और उसे बताती है अब वो रैंक 7 के लिस्ट में 3rd रैंक पर है और उसे न्यू टाइटल भी मिल चुका है। जिस पे फैंग कहता है हाँ, मुझे इस बार डीमन टाइटल मिला है जो मेरे लिए परफेक्ट है, क्योंकि मैं डीमन किंग जो ठहरा, मैं किंग ऑफ कैटाकॉम और किंग ऑफ मॉन्स्टर भी हूँ। जब मैं अगली बार एक असली किंग को मारूंगा तो मुझे एक नया टाइटल मिल जाएगा और लोग मुझे द ग्रेट डीमन किंग के नाम से जानेंगे। तो अभी वहाँ पर किन आते हुए कहता है डीमन किंग, और तुमने अपनी शक्ल देखी हुई है, तुम तो किंग बनने के लायक भी नहीं हो। ये सुनकर फैंग गुस्सा करते हुए कहता है किन, मैं तुम्हारी बातों को चेंज करने का एक मौका दे रहा हूँ। ये सुनकर किन डरते हुए कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम अब रैंक 7 पे पहुंच चुके हो, तुम्हें अब किंग को हराकर डीमन किंग बनने की देरी है। ये सुनकर फैंग कहता है तुम भी अच्छा कर रहे हो, अब तुम रैंक 6 पे पहुंच चुके हो और लिस्ट में लास्ट पोजीशन पर भी आते हो। तब किन कहता है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तब फैंग कहता है जी, तुम भी अभी रैंक 5 पे पहुंच चुकी हो इतने कम टाइम में। इतने में ही किन कहता है फैंग, ये जगह काफी सूना लग रहा है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं इसे डेकोरेट करने में। जिस पे फैंग कहता है ठीक है, तुम जाकर तीसरे फ्लोर पर अपना कल्टीवेशन कर सकते हो, ये तुम दोनों के लिए इनफ साबित होगा। जिस पे जी याद दिलाती है स्कूल में एडमिशन स्टार्ट होने वाला है, तो युवान का क्या हुआ। ये सुनकर फैंग कहता है वो भी बाकी बच्चों की तरह ट्रीट किया जाएगी, मगर यहाँ पर वो 9th फ्लोर पर जाकर कल्टीवेट कर सकती है। ये सुनकर किन कहने लगती है तुम डुअल कल्टीवेशन के बारे में मत भूलना। तब फैंग उसका मुंह बंद करना शुरू कर देता है और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और हम युवान को देखते हैं जो कह रही थी मॉम डैड आप यहाँ से जा सकते हैं, अब मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद जा सकती हूँ। जिस पे डैड कहते हैं अभी भी तुम बच्ची हो, तुम सिर्फ 16 साल की हो, हम तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आए हैं, इस वजह से तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही। जिस पे युवान कहती है मैं अब एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मुझे यहाँ पर पेरेंट्स छोड़ने आ रही है, ये शर्म की बात है, और भाई ने भी कहा था पेरेंट्स को अंदर आना अलाउ नहीं है। जिस पे डैड कहते हैं तुम्हारा भाई बहुत टाइम से घर नहीं आया है, अब वो एक लीडर है, इस कारण से वो बहुत बिजी रहता है। फिर युवान अपने पेरेंट्स को बाय बोलकर जाने लगती है और सोचती है मैं बहुत ज्यादा रिफ्रेश फील कर रही हूँ, क्या ये मेरे अंदर बहने वाले एनर्जी के कारण से हो रहा है। मैंने सुना है इस बार माओ स्कूल को बहुत सारा एनर्जी मिला हुआ है। अब हम जैंग के ग्रैंडसन और डॉटर को देखते हैं जहाँ वो दोनों डरे हुए थे और कह रहे थे मुझे लगता है फैंग हमारे ग्रैंडफादर के कर्मों का बदला लेगा। ये कहते हुए वो दोनों काफी डर जाते हैं। तभी ली उन्हें सुनाते हुए कहता है शांत हो जाओ, तुम दोनों यहाँ पर क्राउड को डिस्टर्ब कर रहे हो, और हाँ फैंग ने नया टावर बिल्ड किया है, उसे वहाँ पर 2 वर्कर चाहिए, इसीलिए तुम दोनों वहाँ पर टाइम से पहुँच जाना। उसके बाद ली सभी न्यू स्टूडेंट को बताता है जल्दी से जाकर अपना एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करो, और इस बार फैंग अपने अंडर 5000 बच्चों को ट्रेन करने वाला है। ये सुनकर सभी वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। तभी ली युवान को पकड़ लेता है। तब वो कहती है सीनियर आप मुझे हिट मत करो, मुझे पता है मेरा भाई एक प्रिंसिपल है, लेकिन मैं एक अच्छी बच्ची हूँ। तभी ली स्माइल करते हुए कहता है तुम्हारा एडमिशन कंप्लीट हो गया है, ये रहे तुम्हारे रूम के कीज, तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने सब काम कर दिया है। ये सुनकर युवान बहुत ही शॉक्ड होती है और सोचती है अभी कुछ देर पहले ये कह रहा था सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं सभी कैटाकॉम के वॉरियर को न्यू टाइटल देते हुए उनका सम्मान किया जा रहा था। इस नज़ारे को युवान भी देख रही थी और खुश होते हुए सोचती है मैंने यहाँ पर एडमिशन ले लिया, अब मैं अपने भाई को रोज देख पाऊंगी, हर कोई मेरे भाई की तारीफ कर रहा है, ये सुनने में कितना अच्छा है। तभी फैंग लेक्चर्स देते हुए कहता है हर किसी को लगता है माओ का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, लेकिन अभी 2 दिन पहले हमने अपने बहुत सारे स्टूडेंट और टीचर्स को खो दिया है। जब माओ को तुम सबकी नीड होगी तो तुम सबको वॉर पे जाना होगा, तुम सब कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो, यही काम एक फाइटर और मार्शल आर्टिस्ट का होता है। ये स्कूल सिर्फ अचीवमेंट से नहीं बना है बल्कि टीचर्स के कुर्बानी से बना है, क्या तुम सब अभी भी यहाँ पर रहना चाहते हो। ये सुनकर युवान को अच्छा नहीं लगता। तभी फैंग स्टूडेंट्स को टेस्ट करने के लिए एक मॉन्स्टर को आजाद कर देता है। ये देखकर डीन कहते हैं क्या ये सब सही रहेगा। जिस पे फैंग कहता है जो भी वीक बंदे हैं उन्हें डराकर भेजना सही रहेगा, हमें अपने स्कूल के रिसोर्सेज को किसी भी स्टूडेंट के ऊपर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तभी फैंग देखता है युवान ने 50 बंदों का गैंग बना लिया है
और उन सबको लेकर वो बीस्ट को मारने के लिए उतर चुकी है। ये देखकर फैंग शॉक्ड होते हुए पूछता है, इसने 50 बंदों का गैंग कब बना लिया? आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? अब मैं अफसोस कर रहा हूँ, आखिर मैंने ये सब क्यों किया। तभी वहां पर किन आता है और 2 और मॉन्स्टर को आजाद कर देता है। युवान और उसके क्लब के मेंबर मिलकर उन सब से भिड़ने लगते हैं। तब फैंग कहता है, टीचर मुझे अपने डिसीजन पर रिग्रेट हो रहा है। जिस पे सरीना बोलती है, अगर तुम्हें अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि तुम्हारा हाल भी मेरी तरह हो जाए और तुम कई सालों तक अपना रिवेंज ना ले पाओ। और तुम प्रिंसिपल की तरह भी मत बनना कि तुम्हें अपने छोटी बहन की मौत होते हुए अपने सामने ही देखना पड़ेगा। तब फैंग कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं इन फ्रेशमैन में से ग्रुप में काम करने का एक्सपेक्टेड भी कैसे कर सकता हूँ। ये सब तो अभी एक दूसरे को जानते तक नहीं, इन्हें अभी टाइम लगने वाला है टीम वर्क में काम करने में। इधर युवान उस मॉन्स्टर को हराने के बाद कहती है, ब्रदर मैंने इस वुल्फ को मार दिया। बाकी स्टूडेंट भी काफी थके हुए दिखाई दे रहे थे। फिर फैंग सभी को ऑब्जर्व करता है और जो भी उसे वीक दिखता है वो उन सभी का एडमिशन कैंसिल कर देता है। वो यहाँ पर वीक बच्चों को रख कर रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहता है। मगर फैंग ये बात भूल चुका था, जब वो यहाँ पर आया था तब वो बहुत ही वीक हुआ करता था और उसने टाइम के साथ ही ग्रोथ किया है। इधर युवान को अपना टीचर सेलेक्ट करना था, जहाँ फैंग ने उसे बोला था कि बाई को सेलेक्ट करने के लिए। इसी कारण से वो उन्हीं को चुनती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस इसके चैप्टर बहुत ही छोटे होते हैं, इसी कारण से मैं ये एपिसोड बहुत दिनों बाद डाल रहा हूँ, वो भी इतने कम लेंथ का। तो हो सके तो एडजस्ट कर लेना। और मैं देख रहा हूँ मेरे बाकी के वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे, इसी कारण से मैंने उन पे टारगेट दे रखा है। अगर वो पूरा हो जाएगा तो अभी मैं उसका नेक्स्ट एपिसोड डालूंगा। तब तक के लिए मैं एक न्यू मानवा को ट्राई करने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप बस देखते जाओ। एनीवेज अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।